नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर, एसएचएम वाला चैप्टर। और एसएचएम वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है आपके न्यूमेरिकल्स को, कंसेप्ट को, फॉर्मूले को। फिर भी बच्चों की डिमांड थी कि एक और वीडियो आ जाए क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, ताकि हम और प्रैक्टिस कर सकें। तो वो आपके सामने है, इसमें देख लेते हैं कुछ 8-10 क्वेश्चन और, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट्स टाइम पीरियड पूछ रहा है। हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक पार्टिकल है जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका त्वरण है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वह अपनी माध्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंच गया है, तो उसका आवर्तकाल बताइए। ठीक है, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला हम जानते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? T इक्वल टू अंडर वाई अपॉन एल्फा। यहां होता है 2 पाई, T बराबर 2 पाई अंडर वाई अपॉन एल्फा, या कहें T इक्वल टू 2 पाई अंडर विस्थापन अपॉन त्वरण। तो बस आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट। तो वाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो आपको यूनिट चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मीटर में मत करिए, वो आपका टाइम ही ज़ाया करेगी। दूसरी बात है एल्फा कितना है? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 12। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1/4, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 2। 4 बाहर आ जाएगा 2, दिस इज पाई सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ गए? हमने फॉर्मूला लगाया वाई अपॉन एल्फा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन एल्फा, जिसके अंदर हमने y को रखा है और अल्फा को। ये y है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है। यहाँ पे मीन पोजीशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, और बस आपका पाई आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगा है कि ये फॉर्मूला जनरली हमें क्या सिखाया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, पेंडुलम के लिए, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है y अपॉन एल्फा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन, यानी ये जानना चाहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति में जो पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड को अगर हमें डबल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं दिया, वरना आप ऑप्शन देख के तो बता ही सकते थे, फिर भी जानेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड के लिए? फॉर्मूला क्या है? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब हमें टी डबल करना है। टी डबल कैसे हो सकता है? 2 पाई को तो भाई कांस्टेंट है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते। या तो हम एल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या जी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एल के साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि एल इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। जो आपने रस्सी ले रखी है, धागा ले रखा है, उसकी लंबाई है एल, है ना। अब एल की लंबाई को अगर आप बढ़ा दें या घटा दें तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जी की वैल्यू को घटाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको ये पूरे पेंडुलम को लेके पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो जा नहीं पाएंगे, ऊपर जाना पड़ेगा। तब जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जब G/4 हो जाए तब जाके आपका जो है टाइम पीरियड डबल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा डबल के लिए? तो हमारे पास 2 चॉइस हैं, विच इज T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, और दूसरी चॉइस क्या है? T प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी। अगर T डबल करना है तो L को कितना करना पड़ेगा? 4 टाइम्स, और G को कितना करना पड़ेगा? क्वार्टरली, यानी 1/4, G/4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड को हम डबल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? लेंथ को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसका उल्टा पूछा जाए कि किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया जा रहा है तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा? उसका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपके सामने लिखा नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है वो, कि
क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं यहाँ मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, एक सरल लोलक वाली घड़ी को पहाड़ों पर ले जाएं तो ये जानना चाहते हैं कि, चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, व्हेन ए वॉच with simple pendulum take to mountain, then जब एक सिंपल पेंडुलम वाली ऐसी वॉच को, इसमें पेंडुलम लगा है, को माउंटेन पे ले जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, कि बताइए क्या होगा? देखो क्या होगा, हम क्या जानते हैं, T = 2π√L/g। अगर हम माउंटेन पे ले जाएं या कहीं भी ले जाएं तो उसकी लेंथ तो अनचेंज रहने वाली है भाई। इतना अगर लंबा हमारे पास कोई पेंडुलम है तो उसे चाहे हम यहाँ ले जाएं, चाहे यहाँ ले जाएं, चाहे ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, वो रहेगा तो इतना ही, लेंथ में तो नो चेंज। क्या बदल सकता है? जी, क्योंकि हम माउंटेन पे जा रहे हैं जो कि पृथ्वी से h हाइट पे है, तो क्या होगा, g की वैल्यू में चेंज आएगा, g माइनस कम हो जाएगी, g कम हो जाएगी तो क्या होगा, g अगर कम होगी तो t बढ़ेगा। अरे t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g है, तो g अगर घटेगा तो t बढ़ेगा। और t बढ़ने का क्या मतलब है? t बढ़ने का मतलब है कि जो टाइम पीरियड है, यानी एक पूरा चक्कर करने में जो समय लग रहा है वो बढ़ गया है। अगर वो बढ़ गया है तो आपकी घड़ी कैसी हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, यानी स्लो हो जाएगी। समझ गए? तो इसका आंसर होगा आपकी वॉच जो है वो स्लो हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, यदि एक सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी को पहाड़ों पे ले जाया जाता है तो उसका टाइम पीरियड जो है बढ़ जाएगा। और इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि घड़ी जो है वो आपकी सुस्त हो जाएगी, मंद हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, कुछ बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कहीं जाइएगा नहीं, उतारिए इन क्वेश्चन को, पॉज करके मैं दोबारा क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करते हैं उन्हें। ठीक है, सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है, देखिए, ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए ट्रॉली विच मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a, देन द टाइम पीरियड। हिंदी में सवाल कुछ इस प्रकार है, एक सरल लोलक है, वह एक गाड़ी की छत से टंगा हुआ है। यदि गाड़ी a एक्सेलरेशन के साथ क्षैतिज दिशा में गति कर रही है तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा उस लोलक का, यानी सिंपल पेंडुलम का। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये 2016 में टीजीटी के अंदर और पीजीटी के अंदर 2021 में पूछा जा चुका है। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए तो कैसे करेंगे इस सवाल को, इजी है वैसे तो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। पहले सवाल समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए ये कोई ट्रॉली है, ट्रॉली से मतलब कोई भी कार्ट टाइप का कुछ है ना। तो सिंपल पेंडुलम को यहां टांगा गया है, ठीक है, और ये ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है, तो क्या होगा। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम टंग रहा है। जब गाड़ी एक त्वरण से आगे की तरफ भागेगी तो ये पीछे की तरफ भागेगा, यानी यहां कहीं आ जाएगा, है ना। जब गाड़ी जो है ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ भागेगी तो ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ हो जाएगा, है ना। अब इस पे एक्सेलरेशन किस तरफ काम कर रहा है? इस तरफ। इसी एक्सेलरेशन की वजह से तो ये पीछे हुआ है। जबकि मैं आपको बता चुका हूं mg कहां काम करता है? नीचे की तरफ, है ना। g नीचे की तरफ काम करेगा, a इस तरफ काम करेगा। जो इसका इफेक्टिव g होगा वो कहां काम करेगा? इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ, यानी यहां g डैश। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t = 2π√L/g। g कब होता? जब ये रुका हुआ होता। ये रुकी हुई है कार्ट और ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो इसका g होता। क्योंकि ये a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ भाग रहा है, इस पे a एक्सेलरेशन पीछे की तरफ काम करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? g डैश। g डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
ये इसका रिजल्टेंट है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, वेक्टर फॉर्म क्या करेंगे, एडिशन लगाइए, ये इस तरफ, एक की पूंछ दूसरे का सिर, क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जी है, ये ए है, क्या बन गया, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो मुझे बताइए टाइम पीरियड बढ़ा कि घटा। अब मान लीजिए आपके यही सेम सवाल है, बस कंडीशन दो हैं। पहली, यदि कार्ट रुकी हुई है तब टाइम पीरियड t1 है, यदि कार्ट a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ भाग रही है तो टाइम t2 है, टाइम पीरियड t2 है। कौन सा टाइम पीरियड ज़्यादा है, कौन सा टाइम पीरियड कम है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, एक और सवाल लेके आता हूँ आपके सामने, ऐसा ही बढ़िया सा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, टीजीटी के अंदर अभी तक नहीं आया है, उम्मीद है शायद आ जाए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। हिंदी में सवाल कुछ इस प्रकार है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, उसकी चाल क्या होगी उसकी माध्य स्थिति पे, यदि कोई पेंडुलम जो है वो अपनी माध्य स्थिति से ऊर्ध्वाधर 10 सेंटीमीटर की दूरी तय कर सकता है। देखो सवाल अच्छा है, अगर आपको सॉल्व करने का मन कर रहा हो तो आप पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और नहीं है तो फिर मैं सॉल्व कर ही रहा हूं। देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले ये समझो, ये कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है यूं करके, है ना, ऐसे 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 मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये यूं कह रहा है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी यदि ये वर्टिकल हाइट कितनी तय कर सकता है, 10 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट से मतलब है कि मानो ये यहां आ गया, यहां तक तय कर सकता है, तो ये जो हाइट है ना, ये है 10 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं वर्टिकल हाइट। यानी इस पोजीशन से वो जिस पोजीशन तक जा पा रहा है, जबकि ये वाली हाइट क्या होती है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इसे मेजर करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और इसे कहेंगे वर्टिकल हाइट। तो ये वर्टिकल हाइट के बारे में बात कर रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये मेरा पेंडुलम है, पेंडुलम को मैं यूं करके घुमा रहा हूं, है ना, तो ये है इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट। अब ये घूम के यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये जो हाइट है यहाँ तक की, ये वाली यहाँ से जो जहाँ पहले है उसे कहते हैं वर्टिकल हाइट। समझ गए ना आप, मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको दिखा देता कि वर्टिकल हाइट कैसे कहते हैं। यहाँ से समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए, ये बॉब है, अगर ये यहाँ तक चला गया तो इसकी हॉरिजॉन्टल ये वाली हाइट जो है इसे कहते हैं वर्टिकल हाइट। ठीक है, अच्छा अब इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, देखो ये यहाँ से आया होगा तभी तो यहाँ पहुँचा होगा, ऐसा तो है नहीं कि रुका हुआ है सीधे उधर पहुँच गया। यहाँ से आया होगा, जब ये यहाँ आया होगा धीरे 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 धीरे, जब यहाँ आया होगा तब क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ होती है। तो यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में होगी, और जब ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा और यहाँ से लौटने वाला होगा, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो सवाल में कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी यहाँ जाके किसमें बदल गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो सवाल हो गया, यानी इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। बॉब बने जो बॉल लगा रखी है नीचे, हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व कर लीजिए, m को खत्म कर दीजिए, v² इक्वल टू 2gh एंड v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सॉल्व करने की जरूरत वैसे मुझे तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो 2 × 10 × 10 विच इज 10√2। अब तो कर ही लोगे, √2 की वैल्यू होती है 10√2, 10 × 1.414 14.14, इतना आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सवाल इजी है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, विच इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है आप तभी सवाल सरल कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे ये सॉल्व नहीं होगा।
सवाल अच्छा है, आने की भी उम्मीद मैं जता सकता हूँ। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बेहतरीन सा। देखिए सवाल आपके सामने है। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में। सवाल क्या कह रहा है? ए गर्ल स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन ए सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप सडनली द टाइम पीरियड विल। एक लड़की है जो झूला झूल रही है बैठ के, यदि वो अचानक खड़ी हो जाती है तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है। मान लीजिए कि ये कोई झूला है, ऐसे ही होते हैं झूले, है ना। इस पे कोई लड़की जो है वो बैठी हुई है अभी, है ना। और झूल रही है। तो अब क्या होता है दूसरी पोजीशन में, ये पोजीशन 1 है। दूसरी पोजीशन में क्या होता है कि वो खड़ी हो जाती है, अचानक से वो खड़ी हो जाती है। तो क्या होगा, देखो हम क्या जानते हैं, T इक्वल टू 2π√L/g। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतनी बार इस्तेमाल हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कि आपकी नैया पार लगा सकता है। खैर, तो देखो उसके खड़े होने और बैठने से क्या फ़र्क पड़ रहा होगा झूले पे। झूले पे फ़र्क पड़ रहा है उसकी इफेक्टिव लेंथ पे। इफेक्टिव लेंथ पे कैसे? हमारी पूरी का जो द्रव्यमान केंद्र है यानी सेंटर ऑफ मास है, वो कहाँ माना जाता है? वो माना जाता है नाभि के अंदर, है ना। हमारी पूरी बॉडी का जो द्रव्यमान केंद्र है वो माना जाता है, सेंटर ऑफ मास माना जाता है नाभि के अंदर, है ना। अब क्या होगा, जब ये लड़की बैठी होगी तो इसका नाभि कहाँ है? यहाँ कहीं होगी, यानी ये पूरी लेंथ इफेक्टिव लेंथ होगी। इस केस में जब ये खड़ी हो गई तो इसकी नाभि ऊपर आ गई, अब इफेक्टिव लेंथ केवल यहाँ तक की हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव लेंथ घट गई। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। जब लड़की बैठी हुई थी तो एक लंबाई हम जो नाप रहे थे वो उसकी नाभि तक नाप रहे थे, वो लंबी है। कौन क्या लंबी है? लड़की लंबी नहीं है, लंबाई लंबी है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो लंबी है इन कंपैरिजन टू दिस पोजीशन। इस पोजीशन में क्या हो रहा है, वो खड़ी हो गई है तो उसकी नाभि भी ऊपर आ जाएगी, है ना, ऊपर आ जाएगी। तो वहां तक नापेंगे, यहां तक नापेंगे तो इतनी जो है कम हो गई। तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में L कम हो गई, यानी T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। अगर L कम हो जाएगी तो T भी कम हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड घट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब लड़की झूला झूलते झूलते अचानक खड़ी हो जाएगी तो टाइम पीरियड उसका घट जाएगा। ठीक है, एक और सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे आता है कि हॉलो बॉल है, एक खोखली बॉल है, उसके अंदर पानी भर दिया गया है, पानी भर के वो टांग दी गई है, उसे मोशन कराने लग गए हैं, फिर अचानक से उसके नीचे छेद हो गया है, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन 2021 में सिंपल पेंडुलम से पूछा गया है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सेम कंसेप्ट लगेगा जो हमने इसमें लगाया है, बिल्कुल उसमें लगेगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, खोखली हॉलो बॉल है, उसके अंदर हमने पानी भर दिया है, उसे मोशन कराने लग गए हैं, अचानक से उसके नीचे वाले पॉइंट पे यहां एक होल हो जाता है, तो बताइए उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी चीज़ अनचेंज्ड रहती है, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इनमें से क्या अनचेंज रहता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या अनचेंज रहता है, और मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम रहता है, क्या मिनिमम रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मिनिमम रहता है, क्या मैक्सिमम रहता है, लेंथ डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पे आधा कर देंगे तो लेंथ पे क्या डबल। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप थ्योरी से ही कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दो ताकि और बच्चे जुड़ सकें हमारे साथ। हम 500 के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, हमें 1000 करने हैं ताकि हम जो है लाइव स्ट्रीम पे आके आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड बाय।